बढ़े आगे। डन। देखिए, अब एनसीईआरटी इसके बाद अब बात करती है कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो यहां पर रेस्पिरेशन होता है ट्रेकिया के थ्रू। तो इसके अंदर रेस्पिरेशन बाई ट्रेकिया। तो किसके थ्रू होता है रेस्पिरेशन? ट्रेकिया के थ्रू। जब अगर ट्रेकिया के थ्रू रेस्पिरेशन हो, तो ऐसे रेस्पिरेशन को कहा जाता है ट्रेकियल रेस्पिरेशन। क्या नाम देते हैं? अगर रेस्पिरेशन ट्रेकिया के थ्रू हो तो क्या बोलोगे? ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? ट्रेकिया के थ्रू। अब ये जो ट्रेकिया है, इन ट्रेकिया का नंबर होता है 10 पेयर। सॉरी, ट्रेकिया की जो ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग को कहा जाता है स्पाइरिकल। तो ट्रेकिया की ओपनिंग का नाम क्या होता है? स्पाइरिकल। तो ट्रेकिया की ओपनिंग को अपन बोलते हैं स्पाइरिकल। ये जो स्पाइरिकल हैं, इनका नंबर होता है 10 पेयर। कितने होते हैं? 10 पेयर। 10 पेयर में से 2 पेयर इन थोरेक्स। तो 2 पेयर कहां पाए जाते हैं? थोरेक्स में। बाकी कितने पेयर बचे? 8। तो ये जो 8 पेयर हैं, ये होते हैं एब्डोमेन में। 8 पेयर कहां रहेंगे? एब्डोमेन में। तो 2 पेयर इन थोरेक्स एंड 8 पेयर इन एब्डोमेन। अब अगर ये ट्रेकिया की ओपनिंग यानी कि स्पाइरिकल अगर पेयर्ड है, तो बॉडी में कौन सी साइड है जो पेयर्ड होती है? लेटरल। डॉर्सल साइड एक होती है, वेंट्रल एक होती है, जबकि लेटरल क्या होती है? पेयर्ड होती है। तो मतलब स्पाइरिकल कौन सी साइड पर पाए जाएंगे? तो अपन ने कहा स्पाइरिकल पाए जाते हैं लेटरल साइड पर। तो लेटरल साइड पर पाए जाते हैं स्पाइरिकल। अब देखें, हमने कहा कि रेस्पिरेशन किससे होगा? ट्रेकिया के थ्रू होता है। तो अब जरा कहानी समझो। तो देखें, यहां पे सबसे पहली बात, ये पूरा इसका एक ट्रेकिया है। ट्रेकिया की ओपनिंग का नाम क्या है बेटा? स्पाइरिकल। कितना नंबर है? 10 पेयर। किस साइड पे है? लेटरल साइड पर बॉडी के मौजूद है। अब जो स्पाइरिकल है, स्पाइरिकल आगे की तरफ ओपन हुआ, तो सबसे पहले स्पाइरिकल की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए यहां होता है स्फिंक्टर। क्या पाया जाता है? स्फिंक्टर। तो ये अपन ने कहा कि यहां सर्कुलर मसल का एक पैच है। जो मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करें तो स्पाइरिकल बंद हो जाएगा, और रिलैक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओपन। तो ये हमने कहा कि स्फिंक्टर के स्पाइरिकल के बाद ये यहां पर क्या मौजूद है? स्फिंक्टर है। और ये जो स्फिंक्टर है, ये रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल। तो ये स्पाइरिकल की ओपनिंग को रेगुलेट करेगा। अब इसके बाद आप देखें, तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहां पे अंदर की तरफ एक फोल्डिंग दिख रही है।
ये अंदर की तरफ क्या है, फोल्डिंग, और इस पे ब्रिसल्स पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रिसली प्लेट। क्या कहा जाता है इसे, ब्रिसली प्लेट। तो इसे कहा जाता है ब्रिसली प्लेट। और इस ब्रिसली प्लेट का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो ये एयर को क्या करने वाला है, फिल्टर। तो एयर को फिल्टर करना किसका काम है, ब्रिसली प्लेट का। अब इसके बाद फिर आता है आपका ट्रेकिया। तो ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। अब जो ट्रेकिया है यहां पर पाई जाती है सर्कुलर क्यूटिकुलर थिकनिंग। मतलब यहां क्यूटिकल ऐसे कुछ सर्कुलर थिकनिंग के फॉर्म में मौजूद होगा। तो यहां जो थिकनिंग है या जो ट्रेकियल रिंग्स हैं, ये ट्रेकियल रिंग कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। और हमारे मामले में ट्रेकियल रिंग कैसी होती है, इनकम्प्लीट। कॉकरोच के मामले में ट्रेकियल रिंग इज कंप्लीट, जबकि हमारे मामले में होती है इनकम्प्लीट। तो अपन ने कहा कि यहां पर ये हो गई ट्रेकियल रिंग्स। और ये जो ट्रेकियल रिंग्स हैं ये अपन ने कहा कंप्लीट रिंग्स है ना। अब ट्रेकिया आगे चल करके अगर अपन देखें तो जब डिवाइड हुआ तो ट्रेकिया के डिवाइड होने पर क्या बनेगा, ट्रेक्यूल। डिवाइड होने पर क्या बनेगा, ट्रेक्यूल। क्या कोई बता सकता है ट्रेकियल रिंग्स क्या करते होंगे, ट्रेकिया के कोलैप्स होने को रोकते हैं। अब जो ट्रेक्यूल है ये ट्रेक्यूल है जहां पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस ट्रेकिया पर होता है, और जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है होता किसके थ्रू है, और मैकेनिज्म कौन रहेगी, सिंपल डिफ्यूजन। तो हमेशा गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो गैसेस का एक्सचेंज कहां पे हुआ, ट्रैक्यूल पर। और मैकेनिज्म कौन सी थी, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हुआ। इतनी बात डन। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रैकिया की ओपनिंग ये है स्पाइरिकल। बॉडी में दोनों साइड में रहेगी ना ओपनिंग। तो दोनों साइड में 10 ओपनिंग इधर है, 10 इधर की तरफ है। क्या, नहीं ट्रैकिया लगभग अपन कह सकते हैं कि ट्रैकिया 10 पेयर ही है। पर ट्रैकिया आगे चल करके डिवाइड करते हैं बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली। तो ये काफी ज्यादा डिवाइड करके फिर बनाते हैं ट्रैक्यूल, जो पूरी बॉडी में फैले होते हैं। तो बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर के आना काम है ट्रैकिया का।
क्या बेटा? हाँ हाँ, ये पूरा जो अपन ने सर्किल बनाया ना, ये पूरा सर्किल एक स्फिंक्टर है। स्पाइरिकल इसके आगे की तरफ ओपनिंग है। अगर मान लो ये क्लोज होगा, ठीक, तो फिर साथ में ये भी तो क्लोज होगा। तो क्या होगा, स्पाइरिकल की जो ओपनिंग है उसे रेगुलेट कौन कर रहा है? स्फिंक्टर। कि स्पाइरिकल ओपन है कि क्लोज है। वो 10 पेयर स्पाइरिकल की बात की है। ये होल्स होंगे ऐसे, जैसे मान लो ये अपना कॉकरोच है। अब इसकी बॉडी की लेटरल साइड इधर की तरफ है ना, तो जो लेटरल साइड है इधर की तरफ, यहां पर पाई जाएंगी ओपनिंग, जैसे कि 1 2। तो ये 2 पेयर कहां हो गए आपके? थोरेक्स में, ठीक। पहला होता है प्रोथोरेक्स और मीसोथोरेक्स के जंक्शन पे, दूसरा होता है मीसो और मेटा के जंक्शन पे। अब एब्डोमेन में कितने हैं? 8। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। अब क्या होगा, इनमें से हर एक से हमने कहा अंदर कौन जाएगा? ट्रैकिया। अंदर कौन गया? ट्रैकिया गया, ठीक। जिसने आगे चल करके डिवाइड होकर के क्या बना दिया? ट्रैक्यूल। तो अब अगर ऐसी ही स्ट्रक्चर बने, तो अब आपको नहीं लग रहा कि पूरी बॉडी में इनका नेटवर्क फैल जाएगा? तो पूरी बॉडी की सारी सेल्स को आराम से गैसेस मिल जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड का रोल नहीं होता। तो क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ब्लड का रोल है? नहीं। तो अब आगे बढ़े, देखिए। हम कर पाते हैं? कैसे करते हैं बताओ? क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप एटमॉस्फेयर से केवल ऑक्सीजन इनहेल कर लें? हाँ, तो भाई ले ये भी रहा है। वहां पे सिंपली क्या होगा कि जो टिश्यू है और जो एटमॉस्फेरिक एयर आई, दोनों में अब पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जिस डायरेक्शन में बनेगा, गैसेस उधर चली जाएंगी। जानी तो सिंपल डिफ्यूजन से ही है। तो ना हम कर सकते हैं, ना कॉकरोच कर सकता है कि आप केवल ऑक्सीजन इनहेल करो और केवल CO2 छोड़ो। ये तो संभव नहीं है। अब अगली बात आती है। तो अब अपने को बात करनी है कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो आ जाते हैं अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, एक्सक्रीशन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है यहां मेल्पिगियन टिब्यूल का। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ? मेल्पिगियन टिब्यूल है, जो यहां एक्सक्रीशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि मेल्पिगियन टिब्यूल की सहायता करने के लिए और भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? मेल्पिगियन टिब्यूल का। कैसे और क्या काम करती है? तो अब जरा ध्यान दें। ये हुई कॉकरोच की मिडगट। क्या बनाया मैंने? मिडगट। और फिर ये हो गई इसकी हाइंड गट में। पहला पार्ट कौन आता है? इलियम।
कौन सा पार्ट आएगा? इलियम। इनके जंक्शन पे ही तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल थी। तो इनके जंक्शन वाले पॉइंट पर यानी कि इस जगह पर कौन पाया जा रहा है? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। तो लेट्स से ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है और ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल मौजूद कहां होगी? तो आपको ध्यान रखना, हीमोलिम्फ में डूबी होगी। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के आसपास क्या भरा होगा? यहां पर हीमोलिम्फ। तो यहां पर भरा हुआ है हीमोलिम्फ, जिस हीमोलिम्फ में ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल डूबी हुई है। अब मेल्पिगियन ट्यूब्यूल को देखो, तो अगर हम देखें इसे, तो इसकी जो सेल्स हैं वो होती हैं बेटा सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। सेल्स के कितने कैरेक्टर? दो। पहला सिलिएटेड और दूसरा ग्लैंडुलर। सिलिएटेड का मतलब हुआ फ्री सरफेस पर क्या हो? सिलिया। और ग्लैंडुलर का मतलब हुआ कुछ सेक्रीशन बनाना पड़ेगा, तब आप क्या कहेंगे? सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। वैसे यहां क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, पर वो सारी कहानी एनसीईआरटी बात नहीं करती है। तो अपन ने कहा कि ये सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल हो गई। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल की। ठीक। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल में मैंने सबसे पहले क्या कहा कि यहां पर सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल की जो सेल्स हैं वो कैसी रहेंगी बेटा? सिलिएटेड होंगी और ग्लैंडुलर है। तो मतलब सिलिया पाया जाता है और यहां से क्या आता है? सेक्रीशन। अब देखो, हीमोलिम्फ में मौजूद होता है पोटेशियम यूरेट। कौन मौजूद है हीमोलिम्फ में? क्या यूरिक एसिड है? नहीं। क्या मौजूद है? पोटेशियम यूरेट है। ये जो पोटेशियम यूरेट है, क्या ये नाइट्रोजनस बेस्ड है? ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस्ड। तो इस पोटेशियम यूरेट यानी कि नाइट्रोजनस बेस्ड को एब्जॉर्ब किया मेल्पिगियन ट्यूब्यूल की सेल ने। एब्जॉर्ब किसने किया? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल की सेल ने। और यहां हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब कर लिया आपका यहां पर मान लो बाइकार्बोनेट आयन। क्या एब्जॉर्ब कर लिया? बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब किया। जो बाइकार्बोनेट आयन था वो भी यहां आ गया। और यहां आता है आपका वाटर। कौन आ जाएगा? वाटर आ गया। जब यहां पर क्या यूरिक एसिड एब्जॉर्ब किया जा रहा है? नहीं। एब्जॉर्ब क्या किया है? नाइट्रोजनस बेस्ड। कहां से? हीमोलिम्फ। कहां से किया? हीमोलिम्फ से। क्या एब्जॉर्ब किया? नाइट्रोजनस बेस्ड। और अब इस नाइट्रोजनस बेस्ड को ये कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेगा? यूरिक एसिड में। मतलब कि अब यहां बन जाएगा आपका यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा? यूरिक एसिड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना। ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ये यहीं के यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है वापस। ये वापस कहां चला गया? हीमोलिम्फ में। अब इधर कौन बचा? यूरिक एसिड। और कौन आया था? वाटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, सॉल्युबल तो है नहीं। अगर क्रिस्टल के फॉर्म में है और इसे अगर आगे बढ़ाना है, आगे आपको बहाना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा पानी। बिना पानी के तो क्रिस्टल आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए एब्जॉर्ब क्या किया? वाटर। अब उसके साथ क्या हुआ कि ये जो यूरिक एसिड था और साथ में एब्जॉर्ब क्या किया था? वाटर। ये दोनों चीजें कहां पहुंची? हाइंडगट के पहले पार्ट यानी कि इलियम के पास। इलियम के बाद अगला पार्ट कौन सा आता है? कोलन, जो अपेक्षाकृत वाइड पार्ट है। और ये लास्ट में जाकर के ओपन किस में होने वाला है? रेक्टम। कहां ओपन हुआ? रेक्टम। जिसकी ओपनिंग का नाम क्या है? एनस। तो मतलब यहां से जाकर के अब यहां पर कौन कौन आया? तो आपने कहा कि एक तो आ गया यूरिक एसिड और साथ में कौन आया? वाटर। वाटर यहां से एब्जॉर्ब होकर के रेक्टम से वापस से कहां चला गया? बॉडी में।
बचा इधर कौन? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को एनस के थ्रू रिमूव कहां कर दिया जाएगा? बाहर। अनडाइजेस्टेड फूड के साथ यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। तो अपन ने कहा कि यहां पर ये जो मेल्पिगियन टिब्यूल है, हीमोलिम्फ से क्या एब्जॉर्ब करती है? पोटेशियम यूरेट, या हम क्या माने? नाइट्रोजनस वेस्ट। और उसे कन्वर्ट करती है यूरिक एसिड में। क्या यूरिक एसिड एब्जॉर्ब किया जाता है? नहीं। यहां पर इसीलिए कहा कि सेल ग्लैंडुलर है, क्योंकि ये बना रही है, सेक्रीट कर रही है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड इसने सेक्रीट किया, और इसके बाद अब ये आगे आकर के वाटर कहां एब्जॉर्ब हुआ? रेक्टम पर। और बाहर केवल क्या चला जाएगा? यूरिक एसिड। मेल्पिगियन टिब्यूल के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। जैसे इसके अंदर पाई जाती है कुछ फैट बॉडीज। क्या पाई जाती है बेटा? फैट बॉडीज यहां पर पाई जाती हैं। ये जो फैट बॉडीज है पूरे एनिमल किंगडम में एकदम यूनिक चीज है कि ये फैट बॉडीज परफॉर्म करती हैं स्टोरेज एक्सक्रीशन। क्या करती हैं ये? स्टोरेज एक्सक्रीशन परफॉर्म करती हैं। क्या मतलब है इसका? तो यूरिक एसिड हम जानते हैं कि सारे नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे कम टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड है। फैट बॉडीज जो हैं, ये फैट बॉडीज क्या करते हैं कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट अपने पास, और फिर उसके बाद इन सेल्स के अंदर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये कॉकरोच की जीवन भर मौजूद रहेगा। क्या ये कभी यहां से बाहर जाता है? कभी बाहर नहीं जाता। तो ये अकेला ऐसा केस है जबकि कोई एनिमल अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करके रख लेता हो, पूरी तरीके से रिमूव ना करता हो। तो इसीलिए इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? स्टोरेज एक्सक्रीशन कहते हैं। फैट बॉडीज के बाद तीसरी सेल या तीसरी स्ट्रक्चर आती है यहां, नेफ्रोसाइट। अगला कौन आ गया? नेफ्रोसाइट रहेगा। क्या ये कभी यहां से बाहर जाता है? कभी बाहर नहीं जाता। तो ये अकेला ऐसा केस है जबकि कोई एनिमल अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करके रख लेता हो, पूरी तरीके से रिमूव ना करता हो। तो इसीलिए इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? स्टोरेज एक्सक्रीशन कहते हैं। फैट बॉडीज के बाद तीसरी सेल या तीसरी स्ट्रक्चर आती है यहां, नेफ्रोसाइट। अगला कौन आ गया? नेफ्रोसाइट। ये जो नेफ्रोसाइट है इसको हम पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं, पर वो नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिया तो अपन नहीं ले रहे। नेफ्रोसाइट अटैच्ड होती है टर्गम के साथ। किससे अटैच्ड है? टर्गम। टर्गम मतलब बॉडी की कौन सी साइड हो गई? डॉर्सल। और हार्ट किधर होता है? डॉर्सल। क्योंकि हार्ट के आसपास है तभी तो आपने कहा है पेरिकार्डियल। ठीक। क्या होता है कि इसने अपने पास नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सॉर्ब किया। अब कॉकरोच या जिन एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, हम उनमें जानते हैं कि मोल्टिंग होती है, मतलब एक्सोस्केलेटन को शेड किया जाता है। जब ये शेड किया जाएगा एक्सोस्केलेटन, तो साथ में जो नेफ्रोसाइट है वो भी तो बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो मतलब नेफ्रोसाइट ने कुछ टाइम के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने पास क्या कर लिया? एब्सॉर्ब। और मोल्टिंग के टाइम पर ये चला जाएगा साथ में बाहर। नेफ्रोसाइट के अलावा यहां पर पाया जाता है एक और ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड। क्या कहा जाता है? यूरिक। क्योंकि हार्ट के आसपास है तभी तो आपने कहा है पेरिफ्रोसाइट। अगला कौन आ गया? नेफ्रोसाइट। ये जो नेफ्रोसाइट है इसको हम पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं, पर वो नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिया तो अपन नहीं ले रहे। नेफ्रोसाइट अटैच्ड होती है टर्गम के साथ। किससे अटैच्ड है? टर्गम। टर्गम मतलब बॉडी की कौन सी साइड हो गई? डॉर्सल। और हार्ट किधर होता है? डॉर्सल। क्योंकि हार्ट के आसपास है तभी तो आपने कहा है पेरिकार्डियल। ठीक।
क्या होता है कि इसने अपने पास नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सॉर्ब किया। अब कॉकरोच या जिन एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, हम उनमें जानते हैं कि मोल्टिंग होती है, मतलब एक्सोस्केलेटन को शेड किया जाता है। जब ये शेड किया जाएगा एक्सोस्केलेटन, तो साथ में जो नेफ्रोसाइट है वो भी तो बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो मतलब नेफ्रोसाइट ने कुछ टाइम के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने पास क्या कर लिया, एब्सॉर्ब, और मोल्टिंग के टाइम पर ये चला जाएगा साथ में बाहर। नेफ्रोसाइट के अलावा यहां पर पाया जाता है एक और ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं यूरिकोस ग्लैंड। क्या कहा जाता है, यूरिकोस ग्लैंड। पर ध्यान रखना है, यूरिकोस ग्लैंड जो है ये केवल मेल के अंदर है। ये केवल किसके अंदर, मेल में। याद है एनसीईआरटी जो कहती है कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड, तो वो जो मशरूम ग्लैंड है उसके सेंट्रल पार्ट को ही बोलते हैं यूरिकोस ग्लैंड। उसका सेंट्रल पार्ट क्या कहा जाता है, यूरिकोस ग्लैंड। तो वो क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है, तो इसीलिए किसके अंदर मौजूद होगी, मेल में। मतलब कि अगर हम बात करें फीमेल में, तो कितनी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, तीन। कौन कौन, मेल्पिगियन टिब्यूल, फैट बॉडीज और नेफ्रोसाइट। अगर मेल में बात करें तो चार। कौन जुड़ेगा, यूरिकोस ग्लैंड। यूरिकोस ग्लैंड केवल किसके अंदर, मेल में। तो क्या आपने को एक्सक्रीशन में इतनी बात समझ आई, पढ़ो एनसीईआरटी। हाँ, जो वाटर है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। पोटेशियम यूरेट को मेल्पिगियन टिब्यूल की सेल, इन्होंने एब्सॉर्ब किया पोटेशियम यूरेट और बाइकार्बोनेट, दोनों को कंबाइन करके बनाया यूरिक एसिड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट को वापस से भेज दिया, यूरिक एसिड आ गया मेल्पिगियन टिब्यूल के अंदर। तो बेटा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है तो हीमोलिम्फ में ही ना। कल को अगर पूछ लिया जाए कहां से एब्सॉर्ब करते हैं तो क्या बताओगे, हीमोलिम्फ। क्यूटिकल को आप काउंट कर सकते हैं, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जाते हैं, पर एनसीईआरटी नहीं दिया तो इसे छोड़ के रखो। नेफ्रोसाइट होता है हार्ट के आसपास, यानी कि डॉर्सल साइड पे जो टर्गम है उस टर्गम के साथ अटैच्ड होता है। क्योंकि सेक्रीशन करती है यूरिक एसिड का। सिलिएटेड इसलिए क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल है, उसको अगर मूव कराना है तो आपको सिलिया चाहिए। नेफ्रोसाइट इसी एनिमल का वेस्ट कलेक्ट करता है, जैसे आपके अंदर भी। जब अगर मैं कहूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो तुम कहोगे किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। तो अब मैं पूछूं तो अच्छा स्वेट क्या करता है, तो कहोगे ना एक्सक्रीशन में रोल है। एनसीईआरटी कहते हैं ना इवन सलाइवा की भी बात करती है। तो ऐसे ही इसमें मेन ऑर्गन कौन है, मेल्पिगियन टिब्यूल, पर उसकी सहायता करने के लिए और भी ऑर्गन है। क्या, नेफ्रोसाइट हमने कहा टर्गम के साथ जुड़ी होती है, तो इसलिए जब मोल्टिंग होगी यानी कि एक्सोस्केलेटन शेड किया जाएगा, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई नेफ्रोसाइट है वो भी बाहर चली जाएगी। तो उसमें जितना वेस्ट था वो भी तो बाहर गया। इंसेक्ट्स का,
मैंने पहले कहा क्यों कैसे वो अपने सिलेबस में कायदे से है नहीं, बस तुम तो ये जानो कि ये होता है। सिलिया हेल्प करेगा इन मूवमेंट ऑफ यूरिक एसिड। आगे बढ़े। ये यहां पे ये बताया कि ये जो कोलन वाला पार्ट है लंबा है ना, तो अब मैं पूरे को दिखाऊं तो मैंने वहां डॉटेड बना दिया कि कोलन के बाद रेक्टम आ गया। बोलो, कॉकरोच की गर्दन काट देने पे भी कॉकरोच कितने दिन जिंदा रहता है? 7 दिन। क्योंकि कॉकरोच का नर्वस सिस्टम का ज्यादातर पार्ट कहाँ है? इसकी बॉडी में। हेड के अंदर नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा सा ही पार्ट होता है। इसलिए कॉकरोच को अगर कभी मारना हो तो कॉकरोच की गर्दन काटे कि चप्पल से मारे? क्योंकि तब कॉकरोच मरेगा। गर्दन काटने पे कॉकरोच नहीं मरेगा, वो फिर भी जिंदा बना रहेगा। कौन बोला फ्राई करके खा जाओ? चलो बढ़े आगे। तो देखिए, अब अपने को बात करनी है कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आप जरा ध्यान देंगे, यहां पे दो टर्म आएंगी। एक तो टर्म आती है इसके अंदर गैंग्लिया, एक टर्म क्या आती है? गैंग्लिया। और एक टर्म आपको यहां मिलेगी कनेक्टिव। और इसी कनेक्टिव को ही कहा जाता है नर्व। कनेक्टिव को ही क्या बोलते हैं बेटा? नर्व कहते हैं। अब लेट से, जैसे अगर मान लो हम अपनी बॉडी में बात करें तो होगा क्या कि ये मान लो एक न्यूरॉन है जिसका साइटोन है, एक और न्यूरॉन का साइटोन ये हुआ, तो ऐसे करके मैंने कितने न्यूरॉन बनाए? 3। ये इनके साइटोन है। साइटोन से अब आगे कौन निकलेगा? एक्सॉन, जो आगे चल के ब्रांच होगा, एक्सॉन एंडिंग बनेगी। फिर ये मान लो यहां जाकर के जुड़ा किसके साथ? एक और न्यूरॉन के साइटोन से। फिर इससे एक्सॉन निकला। कौन बाहर निकला? एक्सॉन। तो यहां पर जो ग्रुप ऑफ साइटोन है, साइटोन का जो ग्रुप होता है उसको अब तो अपन क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। वहीं पर जो एक्सॉन का बंडल होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? कनेक्टिव या फिर नर्व कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? कनेक्टिव या फिर नर्व। अब देखिए, फिर से हम बनाते हैं एक कॉकरोच। तो ये अपना क्या है? कॉकरोच। ठीक। अब इस कॉकरोच में अब अपने को देखना है कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। तो उसे समझने के लिए मैंने कहा कि ये कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है, ध्यान से देखना। और ये जाकर के एनस के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होगी। तो ये अपन ने क्या बना ली बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर का जो पार्ट है वो वाली साइड डॉर्सल है, और इसके नीचे की तरफ साइड कौन सी है? वेंट्रल। तो अब देखिए, सबसे पहले यहां पर एक गैंग्लिया ये है, ठीक, जो ईसोफेगस के ऊपर है। कहां मौजूद है? ईसोफेगस के ऊपर। और इसके पास एक और गैंग्लिया ये है। तो मतलब यहां पे ग्रुप ऑफ साइटोन कितने हैं? 2। ग्रुप ऑफ साइटोन कितने हुए? 2। ये जो दो ग्रुप ऑफ साइटोन हैं ये दोनों आगे चल करके आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज। तो अपन ने कहा कि ये जो ग्रुप ऑफ साइटोन थे ये आगे चल करके आपस में क्या हुए? फ्यूज हो गए। जब ये फ्यूज हुए
तो अब इसको मैं नाम दूंगा सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। क्या कहूंगा? सुप्रा ईसोफेजियल। सुप्रा क्यों कहा? क्योंकि ईसोफेगस के कहां है? ऊपर। तो हमने इसे नाम दे दिया सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया कहा। तो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया कहां है? ईसोफेगस के ऊपर की तरफ। अब ऐसे ही वन पेयर ऑफ गैंग्लिया कहां पाया जाता है? इसके नीचे की तरफ। और ये जो नीचे की तरफ है, इसको हम बोल देंगे सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। क्या कहा इसे? सब ईसोफेजियल गैंग्लिया कहा। अब देखो हुआ क्या था कि सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया से एक कनेक्टिव निकला। ध्यान से सुनना। क्या निकला? एक कनेक्टिव। वो जो कनेक्टिव था वो जाकर के किसी और साइटोन से जुड़ने वाला है। मतलब एक गैंग्लिया दूसरे गैंग्लिया से जुड़ेगा। जोड़ने वाला कौन होगा? कनेक्टिव। तो आप देखिए एक कनेक्टिव यहां एलिमेंट्री कैनाल के लेफ्ट साइड से निकला, क्योंकि एक एलिमेंट्री कैनाल के कहां है? ऊपर। और दूसरा गैंग्लिया कहां है? नीचे। दूसरा वाला जो कनेक्टिव है ये एलिमेंट्री कैनाल के किधर से निकला? राइट से। जब ये राइट से निकला तो अब इसके बाद यहां पर ये बनी एक रिंग, या अपन कहें कि ये जो कनेक्टिव है इसे कह दिया जाएगा सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे? सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव कह दिया जाएगा। तो ये बना आपका सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव। तो ये तीनों चीजें मिला करके कॉकरोच की क्या बनी? एक नर्व रिंग बन गई। जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है इसी को आप कॉकरोच के अंदर क्या कहते हैं? ब्रेन। तो कॉकरोच में ब्रेन किसे माना जाता है? सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया को अपन कॉकरोच के अंदर क्या मानते हैं? ब्रेन। और हम कहते हैं कि यही सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है जो कि सप्लाई करता है कंपाउंड आई और एंटीना को। ये सप्लाई क्या करेगा? कंपाउंड आई और एंटीना को। मैं यहां जब सप्लाई की बात कर रहा हूं तो इस सप्लाई का मतलब क्या है? नर्व इंपल्स ना। तो मतलब कि कंपाउंड आई और एंटीना के साथ कौन जुड़ा होता है? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया कनेक्टेड होता है। तो एक बार इतना लिख लेना आज। बाकी इसमें जो नर्व कॉर्ड के बारे में कहानी है वो अपन बात कर लेते हैं कल, क्योंकि उसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा। डन। चलो कल मिलेंगे अपन।